बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, एक मुतनाज़ा खबर एक अखबार में आई और उसके बाद से सियासी पारा भी बढ़ने लगा, गर्मा गर्मी दो इदारों में भी बढ़ने लगी और ऐसा कहा जाने लगा कि वो इदारे जो किसी ज़माने में एक पेज पर नज़र आते थे, वो इदारे जिसके सरबराहान एक ही जहाज़ में एक ही मेज़ पर बैठे हुए किसी दौरे की प्लानिंग कर रहे होते थे, वो इदारे जो एक सड़क पर एक गाड़ी में बैठे हुए नजर आते थे सीपैक का दौरा करने, वो एक सफ़े पर तो हो गए, लेकिन दो मुख्तलिफ किताबों के सफ़ों पर। ऐसे में डॉन लीक्स के मामले ने और ज़्यादा तूल पकड़ा और ये इख्तलाफ को उजागर करने के अंदर और ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। इसके अंदर फौज और हुकूमत आमने सामने आ खड़ी हुई, लेकिन बिल आखिर डॉन लीक्स के मामले का हल निकल आया और ऐसे में एक बार फिर मुबस्सिरीन ने बातें करना शुरू कर दी कि क्या डॉन लीक्स का हल सही था या नहीं था, और अगर जो भी हकायक हैं, जो भी इसके पसे पर्दा डील हुई, उसको सामने लेकर आया जाए। और अगर सामने नहीं लेकर आए थे तो फिर शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि आखिर डॉन लीक्स के मसले के हवाले से क्या ऐसी सेटलमेंट हुई कि तमाम मामले रफा दफा हो गए। जो नोटिफिकेशन आया उसकी भी बात हो गई, ट्वीट भी वापस ले ली गई जो ट्विटर के ऊपर की गई ISPR की जानिब से, और उसके बाद ये कहा गया कि PM साहब सुप्रीम पावर और अथॉरिटी है। इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात के लिए कितने अहमियत का हामिल है कि ये दोनों इदारे जो कि कलीदी किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और तरक्की के हवाले से, ये दोनों एक पेज पर ही रहे। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी, मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब रहे। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने ज्वाइन किया। खालिद साहब, ये मामला तो बहुत तूल पकड़ा था, इसने कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसके बाद फिर यंग ऑफिसर सवाल पूछा करते थे आर्मी चीफ से कि क्या होगा इसका, एक उस टाइम पर जिस टाइम पर दुश्मन मुल्क ये हैशटैग बनाए बैठा है कि आइसोलेट पाकिस्तान, उस टाइम पे ये खबर आती है और उसके बाद फिर जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो भी तमाम चीज़ें हमारे सामने ही थी। लेकिन अब इसकी सेटलमेंट, एक मामले पे या मसले पर सवाल उठा, अब सेटलमेंट पे भी सवाल उठ रहा है। खालिद साहब, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि डॉन लीक्स का जो मसला था वो वाज़े तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुनाफी था और इसके ज़रिए अफवाज पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में नीचे दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं समझता हूँ तमाम तर बहस मुबाहिसे के बाद जिस तरह ये मसला हल हुआ है, उससे दोनों इदारों यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत की मेच्योरिटी का एक तासुर मिलता है। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ ये जो मामला जिस तरह तस्फिये की तरफ बढ़ा है उसको हम खुशाइंद करार देते हैं। ये भी याद रखिएगा कि आज से प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, फिर उन्होंने जो शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शिरकत करनी है। चंद दिनों बाद सऊदी अरेबिया में ट्रंप के साथ इस्लामी मुल्कों के सरबराहान की मुलाकात है। ऐसे में अगर प्राइम मिनिस्टर एक सवालिया अपने ऊपर निशान लेकर जाते तो उनकी अथॉरिटी में मैं समझता हूँ बड़ी कमी आती। इसलिए जिस तरह ये मामला जिस मामले का तस्फिया हुआ है, मैं समझता हूँ कि इससे दोनों तरफ़ैन की जो मैच्योरिटी और विज़डम का सबूत मिलता है। और मैं नहीं समझता हमें अब इस बहस में पढ़ना चाहिए कौन जीता कौन हारा, कैसे होना चाहिए था। हमें इसको इस लिहाज से देखना चाहिए कि इससे हमारी एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत मिलता है कि हम मामलों को हल करने की सलाहियत रखती हैं। याद रखें, दुनिया में तमाम मुल्क हैं, वहाँ पे जितने मामले हल होते हैं वो आखिर में नेगोशिएशन और कुछ ले और दे के मसले पर होते हैं, जिसे कहते हैं कि हर चीज़ को लास्ट बैटल नहीं बनाया जाता, हर चीज़ को फ़तह शिकस्त जो है उसके तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले का जो एंड हुआ है वो एक मुस्बित एंड हुआ है और उससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। खालिद साहब, बेसिकली जो अब बात हो रही है, जो अब डिस्कशन हो रही है, जो अब डायलॉग हो रहा है, वो यही हो रहा है कि इस पॉइंट पर, इस नहज पर तो पहुंच गए, लेकिन कम अज़ कम इस नहज तक या इस सोल्यूशन तक या इस अच्छी चीज़ तक पहुंचने के लिए जगह तो छोड़नी चाहिए थी, स्पेस तो छोड़नी चाहिए थी। क्या दोनों तरफ से स्पेस छोड़ी गई थी या नहीं? देखिए, जो लोग तो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, शायद मैं भी उनमें हूँ, वो तो चाहते थे कि जनाब फ़ौज को इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जिन जिन लोगों पर सवालिया निशान उठा था वो अपनी मुलाजमतों से अलहदा होते, उनमें मुकदमा चलता, उनमें गद्दारी का मुकदमा चलता। जो लोग सो टू से
बड़े प्रो डेमोक्रेसी हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब प्राइम मिनिस्टर का हक है, वो चाहे जिस तरह चाहे जिसको हायर करे जिसको फायर करे। ये दो एक्सट्रीम पोजीशनें तो मौजूद हैं। देखिए याद रखिएगा, दो तीन बातें जहन में रखने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में इस वक्त जितना भी तरक्की का तासुर है, फाटा का अमन हो, कराची का अमन हो, बलूचिस्तान का अमन हो, वो फ़ौज, एयरफोर्स, FC, रेंजर्स की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुआ है। और इसमें एक जवान से लेकर अफसर सब की कुर्बानियाँ मौजूद हैं। और जब एक फ़ौजी कमांडर अपने जवानों के पास जाता है, उनसे कुर्बानी का तकादा करता है, तो फिर वो आदमी पूछते हैं कि जनाब हम कुर्बानी दे रहे हैं, हमें इसके सिलसिले में क्या मिल रहा है। तो पहली बात तो ये है कि फ़ौज का इस मुल्क में जो तरक्की हुई है, जो हम आगे बढ़े हैं, उसमें बहुत बड़ा किरदार है। दूसरी भी एक हकीकत है कि जितने भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मसले हैं, वो बदकिस्मती से हमारी सियासी क़ुव्वतें हमेशा ये समझती हैं कि सिक्योरिटी मसाइल जो हैं वो इतने अहम नहीं हैं, हम तजारत के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हर मसले को हल कर सकते हैं। इसलिए आप देखें, हिंदुस्तान के साथ डायलॉग की बात हो, फाटा में रिफॉर्म्स की बात हो, कराची में अमन की बात हो, इसको सर फहरिस्त नहीं रखा जाता। इसीलिए चूँकि फ़ौज इन मामलात में सर फहरिस्त रहती है, लीड करती है, तो लोग समझते हैं कि हर चीज़ फ़ौज से करवानी चाहिए और उसी वजह से फ़ौज की वक़्त माशरे में बढ़ती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद, जैसे मैंने कहा, दुनिया में हमारा तसव्वुर एक जमहूरी मुल्क के तौर पर भी है। और इसलिए जहाँ पर फ़ौज का इमेज हमेशा ऊपर रहना चाहिए, साथ साथ जमहूरियत को फ़रोग़ होना चाहिए, सियासी इस्तेकाम रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बग़ैर लूज़र और विनर डिक्लेयर किए हुए जिस तरह ये मसला हल हुआ है, हम कह सकते हैं कि अब हम इसको पसे पुश डालकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इस बहस में पढ़ना कि किसने लूज़ किया, क्या मिलना चाहिए था, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छी बात यह है कि मेरे ख़्याल में हुकूमत ने इस चीज़ को समझा कि एक सिक्योरिटी लीक हुई है और ज़िम्मेदार लोगों पर देखें ना, सवालिया निशान पड़ा, एक मिनिस्टर को छोड़नी पड़ी, एक सेक्रेटरी को जगह छोड़नी पड़ी, एक एडवाइज़र को होता छोड़ना पड़ा। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन चूँकि हम जज्बाती माशरा हो गया, हम समझते हैं जब तक लोग फांसी के पंदे में ना चलें, जेल ना हो, तो हमारी तबीयत जो है वो खुश नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला ठीक तरह सुलझा है और ये चीज़ साबित हो गई है कि सिक्योरिटी के मामले पे एहतियात बरतनी चाहिए। अगर उस पर आप बेहतियाती करेंगे तो आप जो है वो काबिल गिरफ्त होंगे। ये पॉइंट जो है, ये मेरे ख़्याल में जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इट इज़ बीन ड्रिवन होम। तो अब इससे ज़्यादा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कहता हूँ, एक बहुत ज़्यादा जज्बाती बहस नहीं होनी चाहिए। ठीक है खालिद साहब, ब्रेक की तरफ जाना है मुझे और ब्रेक सिक्योरिटी सिचुएशन को भी एनालाइज करना है कि आखिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि वज़ीर आज़म साहब को बहुत सारे दौरे करने थे, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट होना चाहिए था। लेकिन पैनमा का मसला जो है अभी तक गया नहीं। उसके अलावा तीनों शख्सियात जिनके बारे में नाम लिया जा रहा है इस रिपोर्ट के बारे में, वो मानने को तैयार ना थी जब उनके ऊपर नाम लगाया गया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पाकिस्तान को किन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में बात करें तो जरा बैरूनी चैलेंजेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कश्मीर में भारत के मजालिम कम होने का नाम नहीं ले रहे, तो दूसरी तरफ अब्दुल्ला साहब ये बात मानते हैं कि वहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान की प्रेजेंस है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन उल्टा पाकिस्तान से शिकवा करने लगते हैं। तीसरी तरफ ईरान जो हमारा दोस्त मुल्क है, वहां भी कुछ तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्या एक आलमी स्ट्रैटेजी के तौर पर है या पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कुछ गफलतें हैं जिसकी वजह से ये मामला आगे बढ़ रहे हैं? खालिद साहब, सबसे पहले तो ज़रा भारत की बात करते हैं। कश्मीर के अंदर कश्मीर के हवाले से स्टैंड उनका भी क्लियर है, हमारा भी क्लियर, और ऐसे में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। LOC के ऊपर जो वाक़यात होते हैं उसके बारे में भी इंडिया बढ़ चढ़ कर बात करने की कोशिश करता है। फिर कुलभूषण यादव वाला मामला जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेकर जाने की बात हुई है, वो स्टे कर रहे हैं, हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ केस गया है। अब इस मामले को डिप्लोमेटिक सतह पर कौन हैंडल करेगा, कैसे करेगा? फॉरेन मिनिस्टर तो हमारे हैं नहीं।
आपने जो पहली बात की कि पाकिस्तान पर इस वक्त जो हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान की तरफ से दबाव है, क्या ये हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी है या कोई बैन अवी डिज़ाइन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़? तो देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त आगे बढ़ने के बहुत मौके नज़र आ रहे हैं। हमने जो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी शदीद टेररिज्म की जंग थी, वो हम तकरीबन जीतने वाले हैं। हमें CPEC के ज़रिए अपनी इकॉनमी को वसी करने का एक बहुत मौका मिल रहा है, और हम फिर चाइना के साथ जब ये तजारत बढ़ेगी तो रूस, दूसरे मुल्क, सेंट्रल एशिया और कल को ईरान भी शायद इस ग्रुप में शामिल होगा। ये बात हिंदुस्तान को और दुनिया को भाती नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि हिंदुस्तान के अंदर एक ख़ुद अंदरूनी तौर पर एक बहुत सख्त गिर जो है हिंदू नेशनलिज़म को फ़रोग़ दिया जा रहा है, दलित को मारा जा रहा है। अब तो इतनी शिद्दत हो गई कि बेचारे मुसलमान डर कर वहाँ पे गाय भैंसों की हिफाजत करने पे लग पड़े हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बची रहे। दूसरा, कश्मीर में अब खुल कर बात सामने आ गई है कि कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। कल परसों मैं मज़मून पढ़ रहा था, अमेरिकन एक जो साउथ एशिया को देखते हैं, माइकल कुगलमन, उन्होंने भी लिखा हुआ था कि यार ये बात वादे है पर दुनिया सुन नहीं रही। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है, नैयर साहब जो कि हिंदुस्तान के बड़े माने लिखे लिखारी हैं, उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि कश्मीरी बिल्कुल अभी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये टाइम्स मैगज़ीन का शायद आजकल का जो इशू आ रहा है उसमें कश्मीर की सूरत हाल पर बड़ी खुल कर बात की गई है। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका और मगरबी ममालिक, चूँकि हिंदुस्तान की एक तजारती वक़्त है, अभी तक कश्मीर के मसले को संजीदगी से नहीं ले रहे। तो कश्मीर के मसले को छुपाने के लिए हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मैं नहीं कहता ईरान को इस्तेमाल करता है, लेकिन ईरान को पाकिस्तान का जो लिंक है दुनिया के साथ, और ख़ास तौर पर हमारा जो अरब दुनिया के साथ लिंक है, वो चीज़ नहीं भाती। ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम पे दबाव है। लेकिन देखें, जब आप बड़ी दौड़ना चाहते हैं ना, 100 मीटर की रेस जीतना चाहते हैं, तो दबाव तो पड़ता है। देखने वाली बात असल ये है कि ये पिछले 4-5 से जो दबाव पड़ रहा है उसकी वजह से हमने घुटने टेके हैं, बिल्कुल नहीं। हमने हिंदुस्तान की जारियत का मुकाबला किया है। अफ़गानिस्तान में आज बात ये हो रही है, अभी पेंटागन ने कहा है कि 3000 लोग या 5000 लोग अफ़गानिस्तान में और भेजें। इंग्लिस्तान को कहा गया है कि 100 लोग और भेजें। मैं आज पढ़ा था जो अंग्रेज़ी ब्रिटिश अखबार है, उन सब ने लिखा है कि वी हैव लॉस्ट अफ़गानिस्तान। आज जो डायरेक्टर DIA जिसे कहते हैं, ISI का हम पल्ला अमेरिका में, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ नई बात करनी पड़ेगी वरना 2018 का अफ़गानिस्तान ठीक नहीं होगा। जहाँ तक ईरान की बात है तो ईरान को भी क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के चला दी जाए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चूँकि कश्मीर के मामले को दुनिया अप फ्रंट नहीं लेना चाहती, तो बड़ा आसान है कहना कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान करवा रहा है। गो के अब दुनिया कह रही है कि ये कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है ये खालिसतन इंडिजिनस है। जहाँ पर अफ़गानिस्तान की बात है, हमने फाटा क्लियर कर लिया है। हमने कहा जनाब आपकी तरफ से हम पे हमला होता है। आज ही एक गाड़ी आ रही थी बारूद से भरी हुई, हमने से तबाह किया। अब दुनिया कह रही है कि जनाब ड्रग्स वहाँ ज़्यादा पैदा हो रही हैं, करप्शन वहाँ ज़्यादा हो रही है। आपने अफ़गानिस्तान में, पूरे अफ़गानिस्तान में जो ताकत है वो पश्तूनों से लेकर नॉर्दर्न अलायंस को दे दी है, तो अफ़गानिस्तान में इस तरह अमन नहीं आ सकता। जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान का मसला अरबों के साथ है। वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ शाम में, इराक़ में, लीबिया में, यमन में एक दूसरे के ख़िलाफ़ खुलकर जंग लड़ रहे हैं। आपको पता है हज़ारों ईरानी रज़ाकार हैं जो शाम में लड़ रहे हैं। इसी तरह हज़ारों अरब रज़ाकार हैं जो शाम में या बगदाद में दूसरी साइड से लड़ रहे हैं। हमारे इलाके में भी यही जंग वो लड़ना चाहते हैं। इल्ज़ाम हम पे देते हैं। ईरान में ख़ास तौर में कहूँगा, हमारा ईरान के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ना बॉर्डर का है, ना किसी कोई और लेन देन है। हम अफ़गानिस्तान ईरान को दोस्त ममालिक समझते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इनसे तल्लुकात बेहतर हों। और खालिद साहब, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू चल रही है, GHQ के अंदर एक अहम इजलास चल रहा है, सैफरीकी इजलास, जिसके अंदर अफगानिस्तान, इत्तेहादी फोर्सेज और पाकिस्तान मिलकर बैठकर बात कर रही हैं कि किस तरीके से दाइश को
जो है वो डिफीट देनी है। एक तरफ ये चल रहा है, एक तरफ पाकिस्तान फुल सपोर्ट कर रहा है, फुल ऑन फ्रंट पे आकर कह रहा है कि हम लोग किसी भी तरीके से दहशतगर्दी को मानेंगे नहीं और एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जंग करते रहेंगे। दूसरी तरफ से अफगानिस्तान से ये इल्ज़ामात की बौछार, और उसके बाद फिर कोई भी बॉर्डर फ्रंट हमारा इस वक्त ऐसा नहीं जहां हम लोगों को बहुत फ्रेंडली एटीट्यूड नज़र आ रहा हो। ये आपने दुरुस्त कहा कि लगता ऐसे ही है कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं बड़े एक्टिव हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या हमारे हाथ पांव फूल गए हैं? ऐसा नहीं है। हमने जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर था उस पर बड़ा कंट्रोल कर लिया, बॉर्डर मैनेजमेंट कर लिया है, फाटा ठीक कर लिया। ईरान के साथ हमारा समझौता है कि जनाब जो उनका बॉर्डर है, हमारा उनका बॉर्डर, वो बड़ा डिस्टर्ब बॉर्डर है। वहाँ के जो बलोची हैं वो हमसे भी ईरान से खुश नहीं है। इसी तरह वहाँ पे दुनिया की दूसरी ताकतें हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ वहाँ कार्रवाई करना चाहती हैं। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे, वो एक दुश्वार इलाका है, दूर का इलाका है। हम चाहते ये हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, जो भी लोग लड़ाई कर रहे हैं उनको अमन का हिस्सा बनाया जाए, ईरान के साथ बातचीत होकर हम अपना बॉर्डर सिक्योर करें, कश्मीर के मसले को उस लोगों की ख्वाहिशात मुताबिक हल किया जाए, और हम में ये सलाहियत है कि हम इन दुश्वारियों को समझ लें। सिर्फ मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसको चाहिए कि इन मसाइल को निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कैबिनेट की, डिफेंस कमेटी की मीटिंगें रोज़ करें, इन मामलात को मुश्तरका तौर पर हल करें। देखें, ये हमारी कामयाबी है कि दुनिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नाकाम हो रही है, हम कामयाब हो रहे हैं, हमारी सिपा में अज़म है, लोग हमारे साथ हैं। देखिए अफ़गानिस्तान में रोज़ आप सुनती हैं कि अफ़गान सिपाहियों ने अमरीकनों को मार दिया। हमारे लोग तो हमारे साथ खड़े हैं। तो हाँ, मसला है, ये नहीं मैं कहता, लेकिन हम इसको संभाल लेंगे कि पाकिस्तान, जी ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। पाकिस्तान संभाल लेगा, पाकिस्तान संभाल रहा है, और इसीलिए तुर्की, सऊदी अरब और फिर उसके बाद फिर जो हमारी मुसलमानों की इत्तेहाद फोर्सेस बन रही हैं उसके अंदर भी जनरल राहील शरीफ जाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जो लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है वो किस कामयाबी से लड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सतह पर भी अपनी लड़ाई को तेज करना होगा, क्योंकि हर जंग लड़ने के बाद एट दी एंड अल्टीमेटली मेज पर आना पड़ता है, और मेज पर उसकी जीत होती है जिसकी डिप्लोमेटिक जीत हो रही है। और यहाँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, 4 साल गुजर गए, उसके बावजूद भी हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद फॉरेन मिनिस्टर बने या ना बने। ये संजीदगी है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मईशत के हवाले से बात करेंगे जो एक और जरिया है जंग जीतने का। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे मसले मसाइल की जिन्होंने पाकिस्तान को घेरे रखा है, लेकिन इन मसलों का हल एक ही है, मुईशत की तरफ, बेहतरी की तरफ जाना, मुईशत का आगे बढ़ना, और साथ ही साथ इस जंग में जो कि हम ऐसे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने हमारी मुईशत को डाउन कर दिया है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए मुईशत को बेहतर करना। अब इकॉनमी को बेहतर करने के लिए खालिद साहब हमें डेफिनेटली बहुत सारे और चैलेंजेस हैं जिससे नबरदाज़ होना पड़ेगा। जैसे ट्रेड डेफिसिट है, हमारा जो तजारती खसारा है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के अंदर जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ हमारा सर्कुलर डेट भी ऐसा है कि वो सर चढ़ के बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ सीपैक की सड़कें बना देने से तो सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन तो तब होगा जब इसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। ये आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान को बड़ा मसला दरपेश है वो यही है कि हम अपनी मुकामी लोकल इकॉनमी को कैसे बढ़ाएं ताकि जो हम कर्ज़े ले रहे हैं, जो हम ख़र्चा कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे हों। अभी हाल ही में जो एक मूडी इदारा है उसकी रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि जनाब आपका इस साल जून तक जो बैरूनी कर्ज़ा है वो 79 बिलियन डॉलर हो जाएगा। वो तकरीबन हमारी GDP का 65% हिस्सा या 66% कर्ज़ा बनता है। और दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया कि हमारा खसारा बढ़ रहा है, मैं आज अखबार में पढ़ा था जो बैरूनी मुल्कों से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसमें कहीं लिखा हुआ था 2.4, कहीं से ज़्यादा उसमें कमी आ रही है। फिर एक और जो हमें मसला हो रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स, चूँकि पहले बिजली नहीं थी, डॉलर की कीमत की वजह से
हमारी एक्सपोर्ट मुसलसल जो है वो कम हो रही हैं। तो ख़दशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कर्ज़ा हम पे इतना बढ़ जाए, हम कर्ज़ा दे ना सकें, हम दोबारा IMF की तरफ जाएं। और ये बात मुसलमा है कि मगरब दुनिया को IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों के ज़रिए कंट्रोल करता है। अच्छा, अब ऐसे में हमारे लिए CPEC वाक़तन एक बहुत बड़ा जिसे है गेम चेंजर है, और हमें उम्मीद यही है कि इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। लेकिन अब इस पे हमारे यहाँ लोगों की रिजर्वेशन है। हमारे सनतकार कहते हैं जनाब, हम चाइनीज़ सनतों का मुकाबला कैसे करेंगे? अगर वो आ गए, उनको मराहत मिली, हम किधर जाएंगे? अगर चाइनीज़ ने सारी इन्वेस्टमेंट की सही, और वो सारा कर्जा है, कोई फ्री इमदाद तो नहीं, तो ये हर साल हम पैसे कैसे वापस करेंगे? अब लोग कह रहे हैं कि जनाब अनकरीब हर साल आपको चाइनीज़ जो 46 या 65 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, इसका 5 या 7 बिलियन डॉलर हर साल वापस करना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं पढ़ रहा था प्लानिंग कमीशन में हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट की स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा है जनाब अगले 2-3 साल बाद जब CPEC ऑपरेशनलाइज होगा, हमें 5-7 बिलियन डॉलर जो हैं वो मिला करेंगे ये ट्रांजिट लेवीज़ में, जो हमारे से सामान गुजरेगा। तो मेरे ख़्याल में जो असल बात है वो ये है कि हम इस वक्त अपनी इकॉनमी को कैसे ग्रो करें, और ख़ुसूसन वो इकॉनमी जो हम बरामदात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या पुट इट वेरी सिंपली, हम अपनी टेक्सटाइल को, लेदर इंडस्ट्री को, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाएं, ख़ुसूसन अपनी एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाएं, ताकि हमारी आमदनी में इजाफ़ा हो और मुल्क में गुर्बत कम हो। ये चैलेंज है। लेकिन कुछ हमें नज़र भी आ रहा है, वो नज़र यही आ रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बिजली की कमी पूरी हो जाएगी। चाइना की वजह से हमें दुनिया में अपनी मंडियाँ ढूंढने में आसानी पड़ेगी। लेकिन क्या हुकूमत और सनतकार मिलकर ये बैठ के फ़ैसला कर सकते हैं कि जनाब हमने किस जगह पर कौन सी इंडस्ट्री लगानी है, उसको कैसे सपोर्ट करना है? बदकिस्मती से इस मामले में मैं समझता हूँ अभी तक पेशरफ्त नहीं है। चंद एक चीज़ों में है, हमारा सीमेंट इस वक्त सीमेंट सेक्टर अच्छा जा रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा जो है वो अच्छा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर अच्छा जा रहा है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया, एक्सपोर्ट्स कम हैं, डेफिसिट कम है, और ख़ास तौर पर मुल्क में पढ़े लिखे बच्चों के लिए नौकरियाँ नहीं निकल रही। ये एक बहुत बड़ा तूफान। अच्छा खालिद साहब, आप फरमा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे बिजली की किल्लत कम होती चली जाएगी, बिजली लोड शेडिंग कम होती जाएगी, बिजली ग्रिड में आती जाएगी, लेकिन बिजली बनाना तो शुरू कर देंगे, उसकी ट्रांसमिशन एक बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिविटीज़, कुछ पॉजिटिविटीज़ भी CPEC के बारे में बहुत सारे बाहर के लोगों की तरफ से कही जा रही हैं। एक रेडमैन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी CPEC के बारे में पॉजिटिव आउटलुक दिखाई गई। अब बाहर के लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। अब तो ये हम पे मुनहसर है कि हम इसको किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं और कितना इसको अपने जो है मफाद के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक है। ये जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया मैंने भी पढ़ी है, ये रेडमैन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, और उन्होंने 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। उन्होंने कहा जनाब हमेशा हम कहते थे पाकिस्तान की काम करने की रफ्तार सुस्त है, लेकिन उन्होंने कहा हमने देखा है कि बिजली के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पाकिस्तानियों ने काम बड़ा तेज़ किया है। बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि ये बड़े बड़े काम इतनी जल्दी नहीं होते, आहिस्ता होते हैं। ये रोज़ मत कहें कि आज बिजली पूरी हो जाएगी, ये 2018 के बाद ही बिजली पूरी होगी। तो ये 2 वजूहात की वजह से, CPEC की वजह से, और पाकिस्तान ने जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की है, दुनिया अब देख रही है कि पाकिस्तान एक बड़ी प्रोडक्टिव इकानमी बन सकती है, और यहाँ पे ज़राअत है, यहाँ पे मिनरल्स हैं। अगर हम अपना इंटरनल हालात ठीक कर लें, गवर्नेंस अच्छी करें, करप्शन पे काबू पाएँ, बहुत सारी दुनिया CPEC में हिस्सा बनना चाहेगी। पिछले दिनों डिबेट चली कि जनाब कहीं चाइनीज़ एम्बेसडर ने इंडिया को कहा है कि आप शामिल हों, हम नाम बदल देंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं हुई। इंडिया हर चीज़ को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। तो कल को मुमकिन है चाहे इंडिया भी इसमें शामिल होना चाहे, क्योंकि CPEC के ज़रिए एक बहुत बड़े ख़ित्ते को मगरब के साथ तजारत करने का मौका मिलेगा। हमने देखना ये है कि इस CPEC के नतीजे में हम अपनी किस किस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, अपने सनतकार को तैयार करें, अपने मज़दूरों को तैयार करें, अपने मुल्क में टैक्सेशन सिस्टम ठीक करें। और ख़ुसूसन ये पिछले दिनों कहीं किसी ने कहा है कि जी
तरक्की कर लेते हैं, करप्शन से बाद में निपटेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप करप्शन को, गवर्नेंस को साथ साथ हित करें, आप देखेंगे कि तरक्की भी साथ होगी। ठीक है, ब्रेक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि असल मसला ये है कि सीपेक वैसे तो बड़ा अच्छा मंसूबा है, बाकी मंसूबे भी बहुत अच्छे हैं, सामने से देखने में हर चीज़ नज़र आती है अच्छी, लेकिन अगर उसके अंदर करप्शन की मिट्टी मिला दी जाए तो फिर उसके बाद डेफिनेटली चीज़ें उस तरह से आगे नहीं बढ़ती जिस तरह से एक्सपेक्टेशन होती है, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इकॉनमी को आगे लेकर जाएगी। और सीपेक का भी वही हाल है, अगर शफाफ तरीके से आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान की मईशत को लॉन्ग रन में भी, शॉर्ट रन में भी आगे बढ़ा पाएगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ अपने मुआशरे की बात करेंगे। मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बेहतर होना है और बहुत सारी चीज़ें जो बेहतरी की तरफ, बेहतरी की राह पर गामज़न है। कौन सी चीज़ें, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कुछ माशरे के हवाले से, और माशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए दो लोगों का कलीदी किरदार है, एक डॉक्टर्स और एक असातिज़ा। सबसे पहले असातिज़ा की बात करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स इकट्ठे हुए और शिद्दत पसंदाना सोच के खिलाफ जो है वो काम करने का अज़्म जाहिर किया। खालिद साहब, मशल खान वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद तो वैसे ही सर चकरा गए थे कि पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो क्या रहा है। इस कदम को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने अपने ऐसे दोस्तों से जो पुलिस में या इंटेलिजेंस में हैं, उनसे इस मौजू पे गुफ्तगू की है, और वो ये समझते हैं कि यूँ नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ खुदा न खास्ता दहशत गर्दों की आमाजगाह हैं। ये मशल खान वाला वाक़या हुआ, कल परसों एक सिंध की एक बच्ची है जो सेकेंड ईयर की मेडिकल की स्टूडेंट है, वो दाइश में शामिल होना चाहती थी। सफूरा का जो वाक़या हुआ था कराची वाला, उसमें पढ़े लिखे शामिल थे लोग। लेकिन अमूमी तौर पे हमारी यूनिवर्सिटियों में दहशत गर्दी के निशानात नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हमारी जो यूनिवर्सिटियों की सोच है उसके ऊपर कब्ज़ा है हमारे उन मजहबी ग्रुपों का जिन्होंने यूनिवर्सिटियों को अपने सियासत का हिस्सा बनाया हुआ है, और उसकी वजह से यूनिवर्सिटी में एक जिसे कह लें एक रोशन ख्याली की सोच सामने नहीं आती। अमूमी तौर पे दुनिया में यूनिवर्सिटियाँ तो बड़ी लिबरल गिनी जाती हैं। हिंदुस्तान में आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर कश्मीरी तलबा को अपनी बात करने का मौका दिया गया और हुकूमत ने फिर बड़ा उसके ऊपर इतराज़ किया। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में अभी तक जिसे कहते हैं खुला माहौल, एक साइंटिफिक माहौल नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी जो यूनिवर्सिटियों में जो हमारे इस्लामिक डिपार्टमेंट्स हैं उनको, उनमें जो मज़हब की सोच लोगों को बताई जाती है वो तंग नज़री की सोच है। वो सही मानों में इस्लाम की, इंसान दोस्ती की, दूसरे मज़ाहब की इज़्ज़त की और हकूक़ुल इबाद की बरतरी, ये सबक नहीं दिया जाता। पहली बात तो ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटियों में इस्लामिक टीचिंग के डिपार्टमेंट हैं उनमें सही आदमी लाए हैं। दूसरा, देखिए यूनिवर्सिटियों में नौजवान आदमी खेलते हैं, हमने यूनिवर्सिटियों में खेलों को तकरीबन ख़त्म कर दिया। हमें चाहिए यूनिवर्सिटियों को खेलों का सेंटर बनाएं। मुझे याद है जब मैं हुकूमत में नौकरी कर रहा था, हमने यूनिवर्सिटियों में ये फ़िटनेस सेंटर बनाए, ये बनाए, खेलों के इदारे बनाए। तो पहली बात तो ये है, जैसे मैंने कहा, यूनिवर्सिटियों में खेलों को फ़रोग़ दें। उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि यूनिवर्सिटियों में जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उनको परवान चढ़ाएँ, जिनमें शामिल है डिबेटिंग, नात ख़ानी, म्यूज़िक, ड्रामा, एक्टिंग। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिपार्टमेंट होने चाहिए। देखिए कितनी बदनसीबी है कि सारा दिन हम अपने घरों में टीवी देखते हैं, हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते कि वो अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं। ये काम सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं। हमारी बड़ी कम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो इन चीज़ों को अगर हम जोर देंगे तो यूनिवर्सिटियों में एक रोशन ख्याली का माहौल पनप पाएगा। सही। खालिद साहब, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मुझे दूसरे टॉपिक की तरफ भी बढ़ना है, और वो है कि मैंने जिस तरह कहा था कि एक तो असातिज़ा हैं, दूसरे मसीहाई जो शोबा है डॉक्टर्स का, और एक तरफ हम देखते हैं कि वो इलाज मुआवजा कर रहे हैं, बहुत सारे डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, दूसरी तरफ वो किडनीज़ का इलीगल ट्रांसप्लांट वाला मामला सामने आया जिसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने काम भी किया, कार्रवाई भी की और वीडियो भी सामने आई।
अब ये भी तो एक सिचुएशन है, इसको कैसे डील करेंगे? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया कि पाकिस्तान में किडनीज़ का गैर काम होता है। कई लोग तो कहते हैं जनाब इसकी असल वजह तो गुर्बत है, गरीब आदमी जीने के लिए सब कुछ बेचने को तैयार है। रोज़ आप किस्से पढ़ते हैं, बाप ने 3 बेटियों को मार दिया, खुदकुशी कर ली। लेकिन मैं इसको और तरीके से देखता हूँ। देखिए, माशरे में हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक सोशल सर्विस के साथ है, मैं स्कूल खोलता हूँ, हस्पताल खोलता हूँ, मैं हजामत की दुकान खोलता हूँ, मिठाई बनाता हूँ, नाखून काटता हूँ, जो काम करता हूँ इसको रेगुलेट होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक तरीक़ाकार हो कि अगर मैंने दूध बेचना है तो मेरे पास बुनियादी ज़रूरियात हों। जब उस बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करूँ फिर मेरी चेकिंग हो, रेगुलेट हो सोसाइटी। सारी दुनिया में इसी तरह आप रेगुलेट करते हैं। अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में एक रेगुलेटरी मोड की तरफ जा रही है कि किसी हस्पताल को आपने चेक करना है, उसको इंस्पेक्ट करें। स्कूल की तालीम ठीक नहीं, उसको इंस्पेक्ट करें। अगर कोई और पब्लिक सर्विस है, उधर आप ब्यूटिशियन का काम कर रहे हैं, आपका सामान ठीक नहीं, उसको रेगुलेट करें, उसकी सज़ाएँ मुकर्रर करें, उनको लोगों को ट्रेन करें। लेकिन ये बात बिल्कुल जैसे आपने जिक्र किया, बड़ी अफसोसनाक बात है कि पढ़े लिखे लोग जब पैसे कमाने के लिए जुर्म करते हैं तो इससे सोसाइटी की कदरों की सही आपको तयन करने में मदद मिलती है और हमें इस पे अपने आप पर बहुत अफसोस होना चाहिए। ठीक है खालिद साहब, एंडिंग की तरफ आ गए हम। डेफिनेटली वक्त कम है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतना कम, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इतना ज़रूर है कि रेगुलेट सिर्फ कागज़ों में नहीं, प्रैक्टिकली भी किया जाए। यानी चेक्स एंड बैलेंसेस और कवानीन सिर्फ कागज़ों और किताबों के अंदर बंद करने के लिए नहीं, बल्कि ऑन ग्राउंड इन प्रैक्टिस करने के लिए भी मौजूद है। लेकिन यहाँ ऑन ग्राउंड और इन प्रैक्टिस चेक्स एंड बैलेंसेस हो रहे होते तो हालत यहाँ तक ना पहुँचती। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यही कहा जाता है। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़ेरे बहस के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।